हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2024 में पूछे गए सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी टिपिकल था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो आई डोंट थिंक कि मतलब मुझे लगता है बहुत कम एस्पिरेंट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट हैं उनको भी चेकआउट करें। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम और हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो ज़रूर उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो अभी हम लोग करने वाले हैं ये भी मॉक की फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से साल में जॉनस निकोलस ब्रॉन्स्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया था? तो सब कुछ छोड़ के ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट मैंने प्रैक्टिस सेशन में बता रखा है कि एसिड्स की डेफिनेशन अभी तो हमने पढ़ी थी H आयन जो देते हैं, बाद में जाके सबने ल्यूइस ने अपना अलग कंसेप्ट दिया था कि एसिड्स क्या होंगे, अपनी अलग डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अलग दी थी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कौन से साल में दिया था? 1923 में उन्होंने अपना एसिड बेस का कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट, कौन से साल में रॉबर्ट ब्राउन ने जो जिगजैग मूवमेंट था जिसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं उसके बारे में बताया था? ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी में भी है, फंडामेंटल कोर्स में 1827 में उन्होंने ब्राउनियन मोशन को डिस्कवर किया था। The method of separating a mixture of soluble solids by dissolving them in a suitable hot solvent. घुलनशील ठोस के मिश्रण को एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर, पहले आप गर्म करते हो फिर ठंडा करते हो। कौन सी टेक्निक थी कि आप घोलोगे पहले पानी में या किसी भी चीज में, फिर उसको गर्म करोगे फिर ठंडा करोगे? क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण में। एक ही ऑप्शन है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। कंफ्यूज मत होना फ्रैक्शनल वर्ड देख के, बट टेक्निक इज सेम। ओके, मार्स का जो कलर है, जो सतह है, वो लाल रंग की दिखाई देती है, किस चीज के कारण? तो लाल रंग इनमें से ना आयरन का ही है, टिन, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आयरन का ही है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण वो लाल रंग का दिखाई देता है। इनमें से कौन सी उसको क्या बोलेंगे, उस कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे जिसमें गैस के अंदर या तो सॉलिड या तो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे? देखो, अगर गैस के अंदर कुछ भी घोल रहे हैं ना, नाम सेम है। गैस के अंदर लिक्विड भी हो सकता है, गैस के अंदर गैस भी हो सकती है। तो गैस के अंदर अगर है, गैस के अंदर अगर आप पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर रहे हो तो द नेम विल बी सेम, द नेम विल बी एरोसोल। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर? आभासी पानी की अवधारणा किसने पेश की थी? पहली बात तो आभासी पानी क्या होता है? किसी भी फॉर्म में अगर वाटर यूज हो रहा है उन चीजों को बनाने के लिए जो हमें चाहिए होती है। कोई भी गुड्स है, कोई इंडस्ट्री में पानी यूज हो रहा है जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली पी नहीं रहे, बट हमें जो सामान चाहिए उसको बनाने में पानी यूज हो रहा है, उसको वर्चुअल वाटर बोलते हैं। और ये दिया था एलन ने, जॉन एंथनी एलन। In 1960, which isotope was used to define standard measure of length? 1960 में लंबाई के मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का यूज किया था, किस आइसोटोप का इस्तेमाल किया था? क्रिप्टन 86 का इस्तेमाल किया था लेंथ 1 मीटर को परिभाषित करने के लिए। द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल गिव्स। एसिड और मेटल की रिएक्शन कराओगे हमेशा क्या मिलेगा? या पहली बात तो याद होना चाहिए कि रटा रखा है ये, पर हर बार क्वेश्चन में आता है हाइड्रोजन गैस बनती है और सॉल्ट, राइट? नहीं अगर पता तो कोई बात नहीं, रिएक्शन करा के देख लो। एसिड लेना है HCl ले लो, मेटल लेना है Na ले लो, सोडियम, तो NaCl बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। बैलेंस मैंने नहीं करा, तो हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। इनमें से कौन सा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए, मतलब वो खुद से बनता है, हमें बाहर से लेने की नीड नहीं पड़ती, वो तब बनता है जब फिनाइल एलेनिन का आप कराते हो हाइड्रो ऑक्सीलेशन। वाटर, ऑक्सीजन, पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर पे आप इसमें दोगे और एक वो भी डालोगे, कैटलिस्ट भी डालोगे, क्या? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज अगर आप डाल रहे हो उसकी प्रेजेंस में, उस कैटलिस्ट, उस एंजाइम की प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन करा रहे हो तो कौन सा नॉन इसेंशियल गैर आवश्यक अमीनो एसिड बनता है? ये लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन पूरे, आपको मैं बताऊं, पूरे पेज की, कई बार 3-3 पेज की रिएक्शन भी होती है। तो अगर आपको लग रहा है आप बेसिक कंसेप्ट इसका समझ लोगे
दैट इज मतलब मुझे नहीं लगता कि वो इतना वर्थ इट भी है और वो समझना भी चाहिए। ये बनता है टायरोसिन, ठीक है। अच्छा, इनमें से हार्डी, एक मिनट, हाँ, हार्डी शूल्स नियम यानी हार्डी शूल्स रूल क्या चीज बताता है? देखो वो ये बताता है कि जब भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट, जो देखो आपको क्या करना है, कोलोइडल सॉल्यूशन है आपके पास, कोलोइडल सॉल्यूशन में ना प्लस माइनस ये चार्ज होते हैं। अगर आपको उसे कोएगुलेट करना है, इकट्ठा करना है, तो पॉजिटिव वालों पे आपको नेगेटिव आयन देने पड़ेंगे, नेगेटिव पे पॉजिटिव आयन देने पड़ेंगे। तो वो ये बोलता है ये रूल कि कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, वो किस पे निर्भर करेगा कि वो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना उसकी वैलेंसी कितनी है, उसमें आयंस की वैलेंसी कितनी है। मान लो जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव है, तो इसे कोएगुलेट करने के लिए अगर मुझे हाइड्रोजन आयन फेंकने पड़ रहे हैं तो कितने हाइड्रोजन आयन फेंकने पड़ेंगे? 2, क्योंकि 2 वैलेंसी है। तो ये रूल ये बताता है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर द कोएगुलेशन ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। एक कोलोइडल सॉल्यूशन के निर्धारित अमाउंट को कोएगुलेट करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए जितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो डिपेंड करेगा कोएगुलेटिंग आयन, उस आयन की वैलेंसी कितनी है। ओके, एंथ्रासीन किस लिक्विड में डिसॉल्व होगा? देखो एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो चीज जैसी होगी वो उसी की जैसी चीज में डिसॉल्व होगी। एंथ्रासीन एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंथ्रासीन, तो कार्बन का ही कोई कंपाउंड होगा उसमें डिसॉल्व होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होगा तो। इन सब में से बेंजीन, क्योंकि मीथेन एक गैस है, ऑब्वियस सी बात है, गैस में कैसे डिसॉल्व करोगे, बेंजीन एक लिक्विड है उसमें डिसॉल्व हो जाए। इनमें से कौन सा आइसोटोप आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूज करते हो एज अ फ्यूल? ये तो रटना चाहिए, अभी तक फिजिक्स में भी ये कई बार आ चुका है, यूरेनियम 235। इन्होंने खाने की क्वालिटी को मतलब बचाने के लिए एक मेथड अपनाया था जिसमें खाने को गर्म किया जाता है, टेम्परेचर को उसको बढ़ा के उसको गर्म किया जाता है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ रोकी जा सके। पास्चराइजेशन इसी को तो बोलते हैं, दूध का भी होता है ना पास्चराइजेशन, जिसमें 75 डिग्री पे दूध को गर्म किया जाता है, तो बेसिकली वही है लुईस पास्चर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस, राइट। तो पानी में किसको मिलाओगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे। इन 1812 में किसने ये बताया था कि अगर आप अलग अलग गैस की इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो, ठीक है, बराबर बराबर उनका आयतन ले रहे हो, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसमें उतने ही अणु मिलेंगे। तो ये कुछ मोल कंसेप्ट का दिमाग में नहीं आ रहा, ये वैसे अवोगैद्रो ने रूल दिया था। कब दिया था? 1812 में। तो इट इज अमेडियो अवोगैद्रो। Who discovered atomic number based on X-ray wavelength in 1913? एटॉमिक नंबर को सबसे पहले किसने डिफाइन किया, किसने परिभाषित किया? तो पता ही होना चाहिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इन्होंने बनाई थी, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की थी, हेनरी मूर। एक प्रोटॉन है जो ऑक्सीजन से जुड़ गया। कौन से ऑक्सीजन से जुड़ गया? पानी के ऑक्सीजन से जुड़ गया। ये पानी का ऑक्सीजन था, तो इस पे एक प्रोटॉन आकर जुड़ गया, यानी H पॉजिटिव आकर जुड़ गया, तो क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये ऑक्सीजन है, ये H, ये H और ये H, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। मैं आयंस वगैरह कुछ नहीं लगा रही, प्लस माइनस। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल पिरामिड। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो क्या बनाकर देगी हमें? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। देखो जब भी एसीटेट बनेगा ना, हमेशा ध्यान रखना एसिटिलेशन रिएक्शन होती है। जब भी एसीटेट बनेगा, एनहाइड्राइड इन्वॉल्व होंगे फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड, हमेशा एक ही रिएक्शन होगी, एसिटिलेशन रिएक्शन, हमेशा। तो अब आपको बोल रहे हैं ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनाना है एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो एनहाइड्राइड का मतलब है पानी आपने हटा रखा है उससे, उसको पानी देना पड़ेगा, तो एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज। IUPAC नेम बताओ CH3NH2। देखो NH2 का हो गया अमीन, एमोनिया से अमीन, ये है एक कार्बन है तो मीथेन, तो मिथाइल अमीन या फिर मिथेनामीन इसका नाम हो गया। मिथेनामीन या मिथाइल अमीन भी इसको बोल सकते हैं।
इनकरेक्ट पेयर बताओ। यहाँ पे मटेरियल लिखा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, अपवर्तनांक लिखा है। चलिए, बाकी किसी का पता हो या नहीं पता हो, मैंने 2-3 के याद करा रखे हैं। एक तो मैंने केरोसिन ऑयल का याद करा रखा है 1.44, एक मैंने याद करा रखा है आपको डायमंड का 2.42, क्योंकि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। आपको दिख रहा है 2.42 हमेशा, ये रहा बेंजीन, ये गलत है, पता लग गया आपको। इनमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी जो घ्राण संकेतक होते हैं, जो अपनी स्मेल चेंज करके बताते हैं कि वो जो पदार्थ है वो एसिड है या लिक्विड है, उसकी पहचान करनी है। क्लोव ऑयल यानी कि आपका लौंग का तेल, यही एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, मतलब मैंने आपको याद भी करा रखा है, नोट्स में भी है। अदरवाइज टर्मरिक, हल्दी, पिटूनिया के जो फूल के जो पत्तियां होती हैं, या कैबेज जूस, ये सारे वो नेचुरल इंडिकेटर्स है जो अपना कलर चेंज करते हैं। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ये अपना स्मेल और ऑर्डर चेंज करता है, ये बताने के लिए कि कौन सी चीज एसिड और कौन सी चीज बेस। तो गाइज ये थे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया हो। अगर नहीं गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क हार्ड और आप लोग मेहनत कीजिए। और जिनका एग्जाम क्लियर हो चुका है वो प्लीज कोई टॉपिक मत छोड़िएगा, मेंस के लिए और अच्छे से तैयारी करनी है। इसी के साथ अच्छे से तैयारी के लिए अगर मैं बात करूं, ऑफिसर बैच अवेलेबल है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। आपको सारी पीडीएफ्स, सारी ई बुक्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच चाहिए तो जनरल अवेयरनेस का बैच है, मैथ्स का बैच है, रीजनिंग का बैच भी अवेलेबल है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।